हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ नॉलेज। आज मैं आपके लिए जीव विज्ञान विषय की पाठ्य योजना लेकर आई हूँ, जिसका प्रकरण है पौधों में पोषण। आइए देखते हैं कि पौधों में पोषण प्रकरण के लिए पाठ्य योजना कैसे बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले ऊपर लिखेंगे सबसे ऊपर पाठ्य योजना संख्या। उसके बाद लिखेंगे छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम। उसके बाद हम लिखते हैं विद्यालय का नाम, विद्यालय वो विद्यालय जहाँ से आप शिक्षण कार्य कर रहे हैं। उसके बाद हम एक टेबल बनाएंगे जिसके अंतर्गत हम ये बिंदुओं को लिखेंगे। कौन कौन से बिंदु हैं? दिनांक, जिसके अंतर्गत हम लिखेंगे दिनांक, कक्षा, विषय, उप विषय, चक्र और अवधि। उप विषय हमारा जीव विज्ञान, दिनांक जिस दिन ये शिक्षण कार्य करना है। उसके बाद हम देते हैं नंबर, प्रकरण का नंबर आता है। तो प्रकरण हमारा है आज का पौधों में पोषण। उसके बाद देते हैं समान उद्देश्य। समान उद्देश्य सारे ही लेसन प्लान के लिए एक ही होता है। ये मैं पहले की भी लेसन प्लान में बता चुकी हूँ, और इसको फिर भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं समान उद्देश्य लिख दूंगी। उसके बाद नंबर आता है विशिष्ट उद्देश्य का। विशिष्ट उद्देश्य जो होता है प्रकरण से संबंधित होता है। जो हमारा प्रकरण होगा उसी को ही लेके हम चलेंगे इसमें। ठीक है, तो विशिष्ट उद्देश्य को हमने 3 हिस्से में बांटा हुआ है। कौन कौन से 3 उद्देश्य हैं? ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत हम क्या लिखते हैं कि ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत हम लिखेंगे कि छात्र पौधों में पोषण की विधियों का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, और दूसरा छात्र स्वपोषी तथा परपोषी पौधों के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। फिर दूसरा शिक्षण बिंदु है हमारा, दूसरा है पॉइंट बोधात्मक उद्देश्य का। तो बोधात्मक उद्देश्य में हम लिखेंगे कि छात्र पौधों में विभिन्न प्रकार की पोषण विधियों को समझ सकेंगे और छात्र पौधों की पोषण विधियों की व्याख्या कर सकेंगे। ठीक है, फिर तीसरा उद्देश्य है हमारा क्रियात्मक उद्देश्य। तो इसके अंतर्गत हम लिखेंगे कि छात्र पोषण से संबंधित ज्ञान का प्रयोग कर पाएंगे और छात्र पोषण के महत्व को जान पाएंगे। उसके बाद नंबर आता है सहायक सामग्री का। तो सहायक सामग्री में हम लिखेंगे कि पोषण से संबंधित चार्ट पेपर, चौक, डस्टर आदि। और पूर्व ज्ञान में लिखेंगे कि छात्रों को पौधों के पोषण के बारे में सामान्य जानकारी है। ठीक है, उसके बाद हमारा नंबर आता है प्रस्तावना प्रश्न का। तो प्रस्तावना प्रश्न बनाने के लिए निकालना पड़ता है, प्रस्तावना प्रश्न से ही हम प्रकरण को निकालते हैं। तो आइए देखते हैं कि प्रस्तावना प्रश्न के लिए हम कैसे बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले इस तरह से एक टेबल बनाते हैं जिसमें हम लिखते हैं क्रम संख्या, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका कथन और छात्र कथन। इसमें छात्राध्यापिका प्रश्न पूछती है कि भूख लगने पर हम क्या कर खाते हैं। तो छात्र क्या जवाब देंगे? भोजन खाते हैं। हमने फिर यहाँ से भोजन को लेंगे, फिर पूछेंगे हमें भोजन कहाँ से प्राप्त होता है। छात्र जवाब देंगे कि पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। फिर हम पूछेंगे कि पेड़ पौधे अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो वे पौधे अपना स्वयं बनाते हैं। तो फिर आज क्वेश्चन हो जाएगा कि क्या सभी पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? आंसर हो जाएगा नहीं। तो फिर क्वेश्चन हो जाएगा यदि नहीं तो पेड़ पौधे अपना भोजन या पोषण कहाँ से प्राप्त करते हैं? छात्र यहाँ पे क्या हो जाएंगे? मौन हो जाएंगे। जब मौन हो जाएंगे तो यही हमारा समस्यात्मक हो जाएगा। तो हमारा जब समस्यात्मक हो गया यानी कि प्रकरण निकल गया। तो जब प्रकरण निकल गया तो हमारा उद्देश्य कथन हो जाएगा। उद्देश्य कथन में लिखेंगे कि छात्रों आज हम लोग विज्ञान विषय के अंतर्गत पौधों में पोषण नामक का विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है, उद्देश्य कथन के बाद नंबर आता है पाठ प्रस्तुतिकरण का। प्रस्तुतिकरण करने के लिए एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, जिसके अंतर्गत हम ये 5 बिंदुओं को लिखेंगे। कौन कौन से बिंदु हैं? क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका कथन, छात्र कथन और श्यामपट्ट कार्य। ठीक है, उसके बाद हम पहला शिक्षण बिंदु लेंगे स्वपोषी पौधे। छात्राध्यापिका प्रश्न करती है कि स्वपोषी पौधों से आप क्या समझते हैं। छात्र क्या है? मौन हो जाएंगे। छात्राध्यापिका स्पष्टीकरण देगी कि वे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी पौधे कहलाते हैं। सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। ये हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में H2O तथा CO2 के साथ मिलकर ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन बनाती हैं। यही ग्लूकोज स्टार्च के रूप में पौधों के जड़ों, तनों अथवा फलों में एकत्रित हो जाता है, जिसे मनुष्य भोजन के रूप में ग्रहण करता है। साथ ही साथ इस चीज़ को इधर श्यामपट्ट सारांश में भी दिखा देंगे कि ये क्या होते हैं। स्वपोषी पौधे क्या करते हैं? भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, और भी लिख सकते हैं कि भोजन स्टार्च के रूप में पौधों में एकत्रित हो रहता है, जड़ों में। ठीक है, उसके बाद हमारा नंबर आता है बोधात्मक प्रश्न का कि तो पहला क्वेश्चन पूछेंगे हरे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तो क्या कहलाते हैं। छात्र क्या जवाब देंगे? स्वपोषी कहलाते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे पौधों की जड़ों में भोजन किस रूप में एकत्रित रहता है। तो स्टार्च के रूप में एकत्रित रहता है।
ये था हमारा पहला शिक्षण बिंदु। उसके बाद दूसरा शिक्षण बिंदु लेंगे। दूसरा शिक्षण बिंदु है परपोषी पौधे, या इनको क्या कहते हैं, विषमपोषी। शिक्षिका प्रश्न करती है कि परपोषी पौधों से आप क्या समझते हैं। छात्र क्या है, मौन हो जाएंगे। फिर इसका स्पष्टीकरण देगी कि वे पौधे जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं अथवा भोजन के लिए वे दूसरे पौधों पर निर्भर करते हैं, परपोषी पौधे कहलाते हैं। और ये 4 प्रकार के होते हैं, मृतोपजीवी, परजीवी, सहजीवी और कीटभक्षी। ठीक है, इधर साथ ही साथ इधर सैंपट पे भी दिखा दिया कि परपोषी पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। ठीक है, भोजन नहीं बनाते हैं, विषमपोषी या परपोषी कहलाते हैं। और फिर उसके बाद इसमें से एक मृतोपजीवी का उदाहरण लेके समझा भी दिया कि मृतोपजीवी क्या होते हैं, जो वे पौधे जो मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, मृतोपजीवी कहलाते हैं। इसका उदाहरण क्या है, कवक है। कवक में पर्णहरिम नहीं पाया जाता है, इस कारण इनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाता है, अतः वे अपना भोजन मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। इन पौधों को मृतोपजीवी पौधे कहते हैं। उदाहरण क्या है इसका, ब्रेड मोल्ड, राइजोपस आदि इसके उदाहरण है। ठीक है, उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया बोधात्मक प्रश्न की, वे पौधे जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं क्या कहलाते हैं। तो आंसर हो जाएगा परपोषी पौधे। फिर दूसरा प्रश्न पूछेंगे कि मृत कार्बनिक पदार्थों से भोजन प्राप्त करने वाले पौधों को क्या कहते हैं। इनको कहते हैं मृतोपजीवी। ठीक है, उसके बाद हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु है परजीवी तथा सहजीवी। छात्र आपका प्रश्न करती है कि परजीवी तथा सहजीवी पौधे से आप क्या समझते हैं। छात्र क्या है, मौन हो जाएंगे। फिर छात्र आपका स्पष्टीकरण देगी कि वे पौधे अपने भोजन, परजीवी पौधे के लिए बता रहा है कि ये पौधे अपने भोजन के लिए पूरी तरह से पोषी यानी जिस पर उगते हैं पर आश्रित होते हैं। इनमें चुस्कांग पाए जाते हैं जिसकी सहायता से यह पोषी से ही भोजन तथा जल प्राप्त करते हैं। ऐसे पौधे पूर्ण परजीवी कहलाते हैं। उदाहरण हो गया इसका अमरबेल। ठीक है, कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो पर्णहरित की उपस्थिति के कारण भोजन का निर्माण तो करते हैं परंतु जल तथा खनिज लवण के लिए पोषी पर निर्भर करते हैं। चूंकि ये पौधे हरे होने के कारण अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इन्हें आंशिक परजीवी कहते हैं। जैसे कि चंदन, यह पोषक पौधों पर उगने वाला आंशिक परजीवी है। ठीक है, अब फिर से रिलेटेड जो भी चीज़ है इसको हम इधर सैंपट पे भी दिखा दिए कि हाँ भाई परजीवी क्या होते हैं। पूर्ण परजीवी का उदाहरण इधर चुस्कांग होते हैं और इसका उदाहरण हो गया अमरबेल। ठीक है, और इसको हम डायग्राम बना के भी दिखा दिया कि पेड़ के ऊपर कैसे अमरबेल लिपटी पड़ी है। उसके बाद आंशिक परजीवी का उदाहरण दे दिया कि आंशिक परजीवी का उदाहरण क्या है, चंदन हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु। अब हम दूसरे शिक्षण बिंदु का दूसरा पार्ट जो है वो है सहजीवी। तो सहजीवी में क्या है, जब कि सहजीवी में देखिए क्या है, जब दो पौधे अथवा जीवधारी साथ साथ रहते हैं तथा एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं तो इन्हें सहजीवी तथा इस प्रकार के संबंध को सहजीवन कहते हैं। ठीक है, ये पौधों का यह गुण सहजीविता कहलाता है। उदाहरण क्या है, लाइकेन। दूसरा उदाहरण है लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों की जड़ों की ग्रंथियों में पाए जाने वाला नाइट्रीकरण जीवाणु। ठीक है, इधर हमने दिखा दिया कि लाइकेन है। लाइकेन में कौन से 2 पौधे होते हैं, शैवाल और कवक होते हैं। फिर दूसरा हमने कहा नाइट्रीफाइंग जीवाणु की बात हो रही है, लेगुमिनेसी कुल के पौधे की बात हो रही है। तो ये हमने डायग्राम बना के दिखा दिया कि जो मटर कुल के पौधे होते हैं उनकी जड़ों में जो है इस तरह से जीवाणु में ग्रंथियाँ होती हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करती हैं। उससे रिलेटेड फिर हमने बोधात्मक प्रश्न पूछ लिया कि पूर्ण परजीवी का उदाहरण बताओ, तो छात्रों ने जवाब दे दिया अमरबेल। फिर लाइकेन क्या है, लाइकेन एक सहजीवी है जो सहजीवन भित्त के साथ रहता है। सहजीविता के लिए कौन कौन से प्लांट है लाइकेन में, तो लाइकेन में कौन कौन होता है, शैवाल और कवक होता है। ठीक है, ये हमने दिखा दिया कि लाइकेन में शैवाल और कवक है। ओके, उसके बाद हमारा चौथा शिक्षण बिंदु शुरू होता है। चौथा शिक्षण बिंदु है कीट बच्ची पौधे। तो हमने प्रश्न पूछा छात्र शिक्षिका ने कि कीट बच्ची पौधे से आप क्या समझते हैं। छात्र क्या है, मौन हो जाएंगे। तो फिर छात्र अध्यापक स्पष्टीकरण देगी कि ये पौधे प्राय उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ पर कि भूमि में नाइट्रोजन की कमी होती है। इस कमी को पूरा करने के लिए पौधे छोटे छोटे कीट पतंगों को मारकर उससे नाइट्रोजन युक्त पदार्थ ग्रहण करते हैं। इसका उदाहरण क्या है, घटपर्ली, ड्रोसरा, यूट्रिकुलेरिया आदि। साथ ही साथ सैंपट पर भी लिख दिया कि नाइट्रोजन की कमी वाले स्थानों पर ये उगते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने इससे रिलेटेड बोधात्मक प्रश्न पूछ दिया कि कीट बच्ची पौधे किन जगहों पर उगते हैं।
तो छात्रों ने जवाब दिया कि जहाँ भूमि में नाइट्रोजन की कमी होती है वहाँ पर उगते हैं। फिर उदाहरण पूछ लिया कि कीट-भक्षी पौधों का उदाहरण बताइए। तो उदाहरण क्या हो गया कि घटपर्ली, ड्रोसरा, यूट्रिकुलेरिया आदि इसके उदाहरण हैं। फिर नंबर आता है पुनरावृत्ति प्रश्न का। तो पुनरावृत्ति प्रश्न तीनों ही शिक्षण बिंदु से लेके पूछना है, चारों 3-4 जितने भी शिक्षण बिंदु हैं आपके, तो हमने क्वेश्चन इनसे ले लिया। पहला स्वपोषी किसे कहते हैं, दूसरा विषमपोषी पौधों से आप क्या समझते हैं, तीसरा है सहजीवी पौधे कौन कौन होते हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न के बाद नंबर आता है श्यामपट्ट सारांश का। तो हमने ये श्यामपट्ट सारांश दे दिया कि स्वपोषी पौधों के बारे में बता दिया। फिर परपोषी या परजीवी पौधे क्या होते हैं और उनकी कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में लिख दिया। ये 4 तरह के होते हैं। उसका नंबर आता है गृह कार्य का। तो गृह कार्य में हमने दे दिया कि सजीवी पौधों से आप क्या समझते हैं, लिख कर लाना है। और फिर दूसरा प्रश्न दे दिया कि कीट-भक्षी पौधों का उदाहरण लिख कर लाना है। तो ये था हमारा आज का लेसन प्लान। अगले लेसन प्लान में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।